इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कोई भी बात करे जिसमें उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टिल है, ठीक है, उस स्टेट को हम बेसिकली कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब एक्चुअली होता ही है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज, अगर आपने न्यूटन लॉ एक होता है जो हम पढ़ेंगे भी आगे, और आपने पढ़ा हुआ भी होगा, न्यूटन लॉ एक होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, जिसमें ए क्या होता है एक्सेलरेशन, एम होता है मास, और ये जो एफ होता है ये होती है कि एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम है, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा, तो आपकी एक्सेलरेशन होगी जीरो। गाड़ी है, आप बंद है, तो गाड़ी तो एक्सेलरेट नहीं कर रही, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी जीरो। तो बेसिकली एफ इज इक्वल टू जीरो। अब एफ बेसिकली क्या होता है, ये होती है हमारी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं? सर। जो जो एक्चुअली में ज्यादा यूज होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो हम आगे भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्सेस जो हम रिजल्टेंट के लिए कर रहे हैं इज इक्वल टू एम ए होता है। बट अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो ये वाला पोर्शन हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब भी वो इक्विलिब्रियम का वर्ड अगर मेंशन करे तो आप एक शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने पीछे से आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर आप शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। कि जब भी वो आपसे इक्विलिब्रियम की बात करे, आप एक सिंपल चीज कर सकते हो कि हमेशा फॉरवर्ड फोर्स को इक्वल्स टू बैकवर्ड रख दोगे, और अपवर्ड फोर्स को इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स रख दोगे, और फिर उसको रिजॉल्व कर लोगे। बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। देख लो, इक्विलिब्रियम जब भी हो, फॉरवर्ड को इक्वल टू बैकवर्ड रख लेंगे, और अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, ठीक है। ये रिजल्टेंट में नहीं होता बेटा, रिजल्टेंट फोर्स अगर हो ना, रिजल्टेंट का मतलब है कि कोई एक रिजल्टेंट निकल के तो किसी एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा, तो वहां पे फिर फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड नहीं करते, वहां फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड और अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करते हैं। ऊपर पड़ा भी है, अगर आप देखो रिजल्टेंट में यही लिखा था, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और वाई एक्सिस में अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं। अगर वो चीज इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। उसके अंदर हम फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड फोर्सेस करेंगे, और अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस करेंगे। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं? Sir, the force would be in the direction of acceleration, right? सॉरी, The force would be in the direction of acceleration, right? एक्सेलरेशन, आप डायरेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करें? एक्सेलरेशन मींस, आप कह सकते हो इन सेंस कि ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है, यू कैन से इन दिस वे, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से लेना देना कोई नहीं है। आई नो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जो भी होता है, बट यहाँ पे हम स्केलर वेक्टर में नहीं पढ़ते, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैटर नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिर हम और क्वेश्चन सीखेंगे। नंबर 9 इस शीट का, ये देखो,
हमारे पास ये एक उसका क्वेश्चन दिया है और वो ये कहता है कि ये सारी फोर्सेस है और वो कहता है द फोर फोर्सेस आर को प्लेनर, यानी एक ही प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है इक्विलिब्रियम। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, जब भी वो इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो उसमें होगा क्या कि डाउनवर्ड फोर्स होगी वो बैकवर्ड फोर्स के इक्वल होगी, और जो आपकी अपवर्ड फोर्स होगी वो आपकी डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि पहले तो ये जितनी भी फोर्सेस है ना, मैं बेसिकली कंपोनेंट्स ड्रॉ कर, जैसे कंपोनेंट एक इधर आना जरूरी है, और उसके बगैर यहाँ इसका एरो इधर और एक एरो ऊपर की तरफ, और सेम इसी तरह अगर आप दूसरे का एरो लगाते हो वो कुछ की वैल्यूज भी अगर आप साथ साथ लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करो, ये वैल्यू क्या होगी? आग लगाया मैंने। 3p sin 55. साइन 55, इसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि एन भी लिख रहे हैं, एन बेसिकली न्यूटन लगा है, वो यूनिट है तो उसको साथ में लिखते हैं। ये बन जाएगा पी पी कॉस 55, ये बनेगा पी साइन थीटा, ये भी बनेगा पी साइन थीटा। ये वाली जो फोर्स है दोनों के लिए ये बनेगी पी कॉस थीटा। आगे दोनों के लिए, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? एक्सेस, एक्स एक्सेस में अब आपने देखना है कौन 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 सी फोर्सेस हैं। जी हसन क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। ये होगा कि फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड फोर्सेस। अब बताओ फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है, यानी जिनकी डायरेक्शन आगे की तरफ है। सर P फॉरवर्ड में cos theta. बिल्कुल ठीक है। अब याद रखो ये जो पी कॉस थीटा मैंने लिखा तो एक दफा है, बट ये एक्चुअली दो दफा होगा, यानी एक ये ऊपर वाली फोर्स का पी कॉस थीटा और एक दफा नीचे वाली फोर्स का पी कॉस थीटा, दफा लिखना पड़ेगा। बस फिर बता दिया P थीटा cos थीटा क्या आएगा? डायरेक्शन पीछे की तरफ हो, 3p cos 55. 3p cos 55। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये बनेगा 2p cos थीटा। अगर आप लोग मुझे 3 मल्टीप्लाई cos 55 कर लो तो क्या आता है? क्या आता 1.72. है? 72। अगर एक डेसिमल प्लेस और बता दो तो अच्छा। क्या 1.721. ओके, क्या आ गया पी। तो यहाँ पे एक तो चीज ये होगी कि ये पी पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो, तो क्या आता है? 0.860. ओके, और अब आप इसका इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स आंसर करो तो आपके पास एंगल आ जाएगा। एंगल कितना आता है आपके पास? 30.64. ये मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की है, सेम चीज अब आपने रिपीट करनी है विद द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में क्या होता है कि आपकी अपवर्ड फोर्सेस जो होंगी वो डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आपकी अपवर्ड फोर्स कौन सी है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिनका एरो ऊपर Sir, 3p sin 55. है। 3p sin 55 में जरा सा मार्क भी कर देता हूँ ताकि नजर आता रहे। 55 दिस इज इन अपवर्ड्स, और कौन सी अपवर्ड है? p sin theta. गुड, दिस p sin थीटा जो अंडरलाइन की है, ये वाला थीटा, दिस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताओ कौन सी है? 20. ठीक है, ये जो 20 दिस इज डाउनवर्ड,
और इसी तरह ये पी साइन थीटा दैट इज इन द डायरेक्शन। चीजों को मैंने यहाँ लिखी, इसमें पी साइन थीटा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। अब आई थिंक अब ये सॉल्व हो जाएगा। पी को मैं इधर रखता हूँ, सॉल्व करें और देखें आपका पी की वैल्यू जो है वो क्या निकल सकती है। Sir, 8.1. है तो बता दो, ये एग्जैक्ट यही है। 8.14. ये हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम उसी तरह से उसने आपको कुछ को प्लेनर फोर्सेस दी हुई हैं। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पिछले क्वेश्चन में उसने मेंशन किया कि आपके पास इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि यहाँ पे आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि उसका फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे एक चीज और है, वो ये कहता है गिवन दैट द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो। एक्स एक्सिस का जो रिजल्टेंट निकलता है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपने याद रखना है। देखेंगे एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट इस साइड पे, आखिरी एक कंपोनेंट इधर, इसका इधर। रोज लगाना शुरू करता हूँ, एक्शन कुछ ऐसे होगी, अपवर्ड्स, और ये होगा इसका डाउनवर्ड्स। से स्टार्ट करते हैं कि हम अपने एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। उसने इक्विलिब्रियम नहीं कहा, फोर्सेस हम किस तरह से लिखेंगे, नॉट एन इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के लिए। इक्वल टू जीरो अभी नहीं लिखते, अभी सब हम ये लिखते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, क्योंकि रिजल्टेंट जब निकालना होता है तो एक्स एक्सिस की फोर्सेज होती हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और जब वाई एक्सिस का करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे आप, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, ठीक है। इक्वल टू जीरो यूं नहीं होता, इक्वल टू जीरो तब होता है जब इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तब लेकिन जीरो। वो एक्स लेकिन हाँ, डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट फॉर 0 है, तो इसलिए मैंने बोला था। एक्चुअली बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इक्वल टू जीरो इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि उसने कहा हुआ कि रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो बन रहा है इसका, ठीक है। तो वो जीरो हम एंड पे लगा लेंगे, शुरू में लगा लें, दैट इज, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसलिए जीरो नहीं लगा रहा ताकि आपको याद रहे कि रिजल्टेंट के लिए हमेशा इक्वल टू जीरो पुटिंग है, थोड़ी क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखा, मैं इनको हम लगा लेंगे। पहले तो मैं इनके कंपोनेंट्स लिख लो। 25 sin 60 at 5 cos 60, ये वाला बनेगा 10, दूसरा बनेगा 10, यहाँ बनेगा 20 sin, और ये बनेगा 20 साइन, और दूसरी वाली साइड कॉस। फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स यहाँ कंसीडर होगी फॉरवर्ड के अंदर, फॉरवर्ड के अंदर 10 साइन ए और 25 कॉज, 10 कॉज ए और 25 कॉज 60। हम वहां कर लेते हैं। ये 10 कॉस अल्फा आप कह रहे हो, ये है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला 25 कॉस 60 जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और फिर डायरेक्शन माई में बैकवर्ड के अंदर 20 कॉज 30। हो गया, हालांकि उसने कहा कि आपका एक्स डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल टू जीरो पकड़ो। आई थिंक ये पूरा पोर्शन हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसका क्या आता है, ओके एक्चुअली मैं यहाँ कैलकुलेटर पे कर लो, माइनस 4.82 आ रहा है। वो होता है ऐसा 4.82 है, बट जब आप इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये प्लस 4.8205 आ जाएगा। ये वाला जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा,
और एंड में हम उसका बेसिकली, ठीक है, 8205 डिवाइडेड बाई 10, और इसका हमने लिया कॉज इनवर्स आंसर। वैल्यू आ गई हमारे पास 61.1 है। तक नहीं है। यस सर। वाई एक्सेस की बात करते हैं तो उसमें सिंपल था कि अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस करेंगे। तो जब आप यहाँ पे फोर्सेस देखना शुरू करते हैं तो अपवर्ड में मैं सर्कल कर देता हूँ पिंक के अंदर, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, फोर्स है, तीन फोर्सेस हैं एक्चुअली जिनको हमने डील करना। साइन अल्फा, साइन 30, इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा 25 साइन। वैल्यू बेटा आप निकाल चुके हो, तो जो भी अल्फा की वैल्यू निकली थी उसको उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इक्वेशन y एक्सिस का कंपोनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो 61.18 25 साइन 60 निकल के आया माइनस 2.89 y एक्सिस। क्या है बेटा यहाँ तक? यस सर। जी सर। ये तो मेरा हो गया, अल्फा मैंने फाइंड कर लिया, हेंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट फोर्स का। आपको फॉर्मूला पता है कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट हमें उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया कि वो तो जीरो था, और वाई का जो कंपोनेंट है वो माइनस 2.889, इसके ऊपर हमने लगा लिया स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2.889, जिसको आप राउंड ऑफ करके 2.89 न्यूटन लग सकते हैं।